मनोज एक लापरवाह नौजवान था। उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। उसके पिता के पास एक ट्रैक्टर था जिसे वह चलाना बंद कर चुके थे। मनोज की माँ मनोज से बार बार कहती थी, बेटा मनोज, तुम्हें इस ट्रैक्टर को काम में लाना चाहिए। अब बड़े हो गए हो, कुछ कमाई करो। अरे माँ, अभी तो मैं 25 साल का हूँ। अभी से कमाई के बारे में क्यों सोचूं? आप तो बूढ़े हो गए हो। मुझे लगता है आपको और पिताजी को कहीं तीर्थ यात्रा के लिए चले जाना चाहिए। मनोज ने अपने माता पिता की एक ना सुनी और अपने काम पर ध्यान नहीं दिया। इन बातों से दुखी होकर मनोज के माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अच्छा हुआ माँ और पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए। अब मैं अपनी प्यारी मधु से खूब मिलूंगा और उससे शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद मनोज मधु के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। यह देखकर मधु के पिता ने कहा, बेटा तुम कुछ काम तो करते नहीं, फिर घर कैसे चलाओगे? जी मेरे पास एक ट्रैक्टर है, मैं उसे किराए पर दे दूंगा या खुद उसे चलाऊंगा, कमाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को देश विदेश की सैर करवा सकते हो? क्या तुम उसे खुश रख पाओगे? हाँ हाँ पिताजी, आप इसकी परवाह ना करें, वो सब हो जाएगा। मनोज ने पैसों के लिए अपना घर बेच दिया। घर बेचकर मनोज ने ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगाकर एक चलता फिरता घर बना दिया और सारा सामान ट्रैक्टर में डाल दिया और मधु से कहा, मधु देखो हमारे पास कितने पैसे हैं। शादी के बाद हम ट्रैक्टर पर ही अपनी गृहस्थी बसाएंगे। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। देखो मैंने ट्रैक्टर में कितना अच्छा घर बना दिया है। मनोज और मधु की शादी हो जाती है। दोनों अपने ट्रैक्टर पर अलग अलग जगह घूमते हैं। जो जगह उन्हें पसंद आती वहाँ कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। लेकिन मनोज की गुस्से की आदत की वजह से हर कहीं उसका झगड़ा होता है। यह देखकर मधु कहती है, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? ऐसे तो हम सबको अपना दुश्मन बना लेंगे। कुछ तो सोचो, अब हम माँ बाप बनने वाले हैं और तुम हो कि अब तक बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हो। अच्छा बाबा, अब ऐसा नहीं करूँगा। चलो कुछ दिन के लिए अपने गांव चलते हैं। गांव पहुंचते ही मनोज हमेशा की तरह अपना ट्रैक्टर अपने घर के आगे खड़ा कर देता है। यह देखकर घर के नए मालिक राजू की पत्नी बाहर आती है। अरे अरे, ये मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो? भूल गए अब ये घर हमारा है। चलो जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने आप लोगों को घर बेचा है, बाहर की जगह नहीं। मैं अपना ट्रैक्टर यहीं खड़ा करूँगा। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गांव के सरपंच को आना पड़ता है। यह देखकर मधु के पिता कहते हैं, बेटा मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है। ये ट्रैक्टर तुम मेरे घर के बाहर खड़ा कर लो। यूं बेवजह किसी से झगड़ा क्यों करते हो? बुरा मत मानिए, आपका घर मेरा घर नहीं है, वह तो मेरा ससुराल है। मैं तो ट्रैक्टर यहीं खड़ा करूंगा। यह सुनकर मधु के पिता कहते हैं, देखो तुमने गृहस्थी शुरू करने के लिए अपना घर बेच दिया, लेकिन अब इस गलती का सुधार करो और ट्रैक्टर से काम करो और खुद पैसे कमाकर अपना खुद का पक्का घर बनाओ। ठीक है पिताजी, मैं समझ गया, अब से मैं यही करूँगा। अब मनोज की समझ में आ चुका था कि ट्रैक्टर पे चलते फिरते घर से कभी गृहस्थी नहीं बसती, उसके लिए एक स्थायी मकान होना आवश्यक है। गोविंदपुर नामक एक गांव में चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हुआ करते थे। सरकार के कहने पर गांव के सरपंच ने उन पहाड़ों को गिरवाकर गांव वालों के लिए घर बनवाना चाहते थे। सरपंच उनके बड़े बेटे चेतन से कहते हैं, चेतन, इन पहाड़ों को गिराने के लिए ड्रिलिंग मशीन में काम करने वाले लोग चाहिए। तुरंत ड्रिलिंग मशीन से काम करने वालों को काम पे लगा दो। इस तरह से बहुत सारे लोग ड्रिलिंग मशीन लेकर पहाड़ खोदने शुरू कर दिए। इसी तरह बहुत दिनों तक काम चलता रहा। चेतन, ड्रिलिंग मशीन वालों को जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए बोलो, नहीं तो सरकार फंड रिलीज नहीं करेगी। एक दिन ड्रिलिंग का काम चलते समय एक ड्रिलिंग वाले को पहाड़ के अंदर सोना दिखाई दिया। ये बात सरपंच तक पहुंच गया और सरपंच तुरंत सारे ड्रिलिंग मशीन वालों को घर भेज दिया।
चेतन, हमें इस सोने की खदान को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। कल गांव के लोगों के साथ एक समावेश के आयोजन करो। ऐसा बोलकर सरपंच ने गांव के सभी लोगों को एक अहम बात बताने के लिए बुलवाया। सरकार ने हमें नोटिस भेजी है कि घर बनाने की योजना रद्द कर दी गई है, क्योंकि सरकार के पास फंड ज्यादा नहीं है। आप लोग घबराइए नहीं, मैं कल शहर जाकर सरकार से बात करूंगा। ऐसे ही झूठ बोलकर सरपंच ने गांव वालों को धोखा दे दिया। चेतन, शहर से ड्रिलिंग करने वालों को बुलवाकर ड्रिलिंग की काम शुरू करवा दो। कोई अगर पूछे तो ये बता देना कि हमें कुछ भी नहीं पता है, ये सरकार की तरफ से भेजे हुए आदमी हैं। उस गांव में वरुण नाम का एक वकील रहता था। ये सब देखकर उनके मन में शक पैदा हुआ। उसे पता चल गया था कि सरपंच ने सोने को हड़पने के लिए ये सब नाटक रचाया है। वरुण शहर जाकर आईएएस को कंप्लेंट कर दिया और आईएएस गांव आकर सरपंच से पूछा कि सरपंच जी, घर बनाने का काम क्यों रुकवा दी? सरकार की तरफ से तो ये हिदायत दी गई थी कि अगले महीने तक घर बनाने की काम खत्म हो जानी चाहिए, मगर ये नहीं हुआ। तुम जैसे लालची लोग सरपंच के नाम पे धब्बा हो। जल्द ही तुम्हें सरपंच के ओहदे से निकाला जाएगा। और गांव वालों, आप लोग चिंता मत कीजिए, जल्द ही आप लोगों का घर बनाने का काम शुरू करवाता हूँ। ये बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। वरुण और आईएएस ऑफिसर की जय जयकार करने लगे। दूध पेड़ा वाली। रमा अपने गांव में अकेली रहती थी। उसका बेटा विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर था और शहर में एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। रमा अपने गांव में थोड़ी सी जमीन में खेती बाड़ी करती थी। उसने दूध और घी के लिए गाय और भैंसें पाल रखी थी। वह दूध से घी और खोया बनाकर गांव की हलवाई की दुकान पर बेच दिया करती थी। अरे आओ रमा बहन, कितना खोया लाई हो आज? 5 किलो है सेठ जी। ठीक है, वहां रख दो। रमा की यही दिनचर्या थी। कभी कभी फोन पर उसका बेटा भी उससे बात कर लिया करता था। काम में व्यस्त होने के कारण वह बहुत ही कम गांव में आया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन शहर में महामारी फैलने के कारण शहर के सभी दफ्तर बंद कर दिए गए और विजय भी बाकी लोगों की तरह अपने गांव वापस आ गया। रमा ने विजय से कहा, अच्छा किया बेटा जो गांव चले आए। अब आराम से खाओ पियो और आराम करो। खाना खाकर विजय कहता है, वह तो ठीक है माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? मैं गांव में खेती बाड़ी और भैंसों का काम तो नहीं कर सकता। अरे बेटा मायूस नहीं होते। ये देख, तेरे लिए मैंने ताजे पेड़े बनाए हैं, इन्हें खा और अपना मूड अच्छा कर ले। अरे वाह माँ, पेड़े तो बहुत स्वाद हैं। अचानक पेड़े खाते खाते विजय के मन में एक विचार आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अगर तुम चाहो और मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे पेड़ों का व्यापार करना चाहता हूँ। वो कैसे बेटा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो माँ। विजय अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन सेल्स पोर्टल बनाता है और उस पर अपनी माँ के हाथ के बने हुए पेड़ों को बेचने के लिए डाल देता है। विजय को ऑनलाइन सेल से ऑर्डर मिलने लगते हैं। वह अपनी मोटरसाइकिल पर आसपास के इलाकों में पेड़े सप्लाई करने लगता है। रमा के बनाए पेड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उनकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जाती है और विजय का ऑनलाइन मिठाई मार्केटिंग का काम चल पड़ता है। और अच्छी क्वालिटी के पेड़े बनाने की वजह से रमा ऑनलाइन मार्केटिंग में रमा दूध पेड़े वाले के नाम से मशहूर हो जाती है। जलालपुर में सिंधु नाम का एक कबाड़ वाला रहता था। वह बहुत गरीब था। उसे गरीबी की वजह से कबाड़ का काम करना पड़ता था, वरना उसे तो मैकेनिक बनना था और उसे इसका बहुत शौक भी था। एक समय की बात है, जलालपुर में एक महामारी फैल गई। हर जगह लोग मरने लगे, खास तौर पर मजदूर, रोज कमाई करने वाले भूखे मरने लगे।
सभी लोग मजबूरी में अपने गांव वापस जाने लगे। सभी मजदूर बहुत परेशान थे। अब वो क्या करते? अरे भैया, यहाँ तो हमारा जीना बेकार है। अब तो सब पैदल जा रहे हैं। ऐसे कैसे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पैदल चलना भी बेवकूफ़ी होगी। अब तो जीने के साधन भी नहीं है यहाँ पर, गांव तो जाना ही होगा। चलो भाई, सभी पैदल ही चल पड़ते हैं। यह सब देखकर सिंधु निराश और दुखी हो गया। उसने सोचा, क्यों ना इन सभी मजदूरों की, गरीबों की मदद की जाए। उसने मदद के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं रोज देखती हूँ, आप इनका दुख देख नहीं पाते। मैं जानती हूँ आपके अंदर एक मैकेनिक छुपा हुआ है। यही समय है उसे बाहर निकालने का। अजी, आपके पास तो इतनी सारी गाड़ियों के टुकड़े हैं, आप इन सबको जोड़कर एक गाड़ी क्यों नहीं बना लेते? उसे अपने ट्रैक्टर से जोड़ दीजिएगा। जितनी लंबी गाड़ी बन सकती है बना दीजिए। सवारी भी उतनी ही होगी और इन बेचारे गरीबों की कुछ मदद हो जाएगी। अरे वाह, तुमने क्या तरकीब बताई है। मैं तो यह जरूर कर सकता हूँ। मैं आज से ही इस काम पर लग जाऊंगा। तुम जाकर सभी मजदूरों को सूचना दे दो। अगले दिन से ही वो काम पर लग जाता है। उस दौरान उसकी पत्नी सभी मजदूरों को ये सूचना दे देती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सभी मजदूर बहुत खुश हो जाते हैं और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रैक्टर ट्रेन बनकर तैयार हो जाती है। गांव के सभी मजदूर तालियां बजाकर उस ट्रेन का स्वागत करते हैं। आज इस ट्रेन के कारण वो अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे थे। जैसे ही सभी मजदूर ट्रेन में बैठकर निकले, अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी लंबी गाड़ी लेकर? परमिशन है इसकी तुम्हारे पास? भाई साहब, ये मेरे मजदूर भाई हैं। ये भूखे मर रहे थे, इनका काम बंद हो गया है। मैं इन्हें लेकर गांव जा रहा हूँ। अब बताइए, सरकार ने तो मदद नहीं की, इसके अलावा मैं क्या करता? हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो जाओ और इन्हें सुरक्षित गांव पहुंचा दो। वापस पहुंचने तक सरकार की चिट्ठी भी उसे मिल जाती है, जिसमें सरकार उनके काम से बहुत खुश होती है और उन्हें इनाम देती है। एक कबाड़ी वाला अपने अंदर की प्रतिभा निकाल पाता है और एक अच्छा काम कर पाता है,